नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए आज हम बात करते हैं संज्ञा, जो कि विकारी शब्द है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार संज्ञा और उसके भेद के संदर्भ में पूछा जाता है। निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भाषा पूछी जाती है उसमें संज्ञा 1, 2 या 4, 5 नंबर तक की पूछी जाती है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। एक एक नंबर से आपकी हजारों लाखों लोगों में कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। एक अंक आपको फेल कर सकता है, एक अंक आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए आपके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो सामान्य सी बात है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं, अगर यह बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक सीधी सी बात है कि किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे की बात क्या है, आगे ये है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5 भेद कौन कौन से होते हैं उन पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम पुकारा जाए, जैसे अमन, अवनीश, अरविंद और अशोक, राम, मोहन, श्याम। ये क्या है, किसी भी व्यक्ति के नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं दूसरी संज्ञा जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, उसको कैसे पहचानेंगे, ये कुछ विशेष बातें हैं, संक्षेप में उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा वहां पर होती है जहां पर किसी जाति का बोध हो, ऐसा शब्द जिससे किसी जाति का बोध हो जाए, पूरी जाति का बोध हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना, पूरी जाति का बोध हो। जैसे क्या कहा जाए, आदमी या लड़का, स्त्री, पुरुष, या कहा जाए, क्या कहा जाए, गाय कहा जाए, घोड़ा कहा जाए, ऊंट कहा जाए, खरगोश कहा जाए, शेर कहा जाए, बाघ कहा जाए। तो ये क्या है, डॉक्टर कहा जाए, नर्स कहा जाए, वकील कहा जाए। ये सब क्या है, ये सब जातियां हैं। जैसे नर्स की पूरी जाति है, वकील की पूरी जाति है, ढेर सारे वकीलों का बोध होता है वकील सबसे। ऐसे ही डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, शिक्षक का, ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं ना। जातिवाचक का मतलब एक शब्द बोलेंगे तो उससे पूरी जाति का बोध होगा, ऐसे शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं। अगली संज्ञा है तीसरी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक के बाद में अगली संज्ञा जो आती है वो आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, ढेर सारे लोग कहीं इकट्ठे होते हैं, कहीं कोई सभा होती है, कहीं कोई कक्षा होती है, कोई गुच्छ टाइप का है, गुच्छा इकट्ठा होता है, कहीं ढेर सारा गुच्छा, मतलब ढेर सारी चीजें आपस में मिली होती हैं। तो ऐसी जो जगह जहाँ पर ढेर सारी चीजें आपस में मिल रही हों, ढेर सारे लोग इकट्ठा हो रहे हों, जैसे कक्षा है, जैसे सेना है, जैसे सभा है, जैसे भीड़ है, झुंड है, ये सब क्या है, ये सब उदाहरण हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के। इस बात को ध्यान में रखना है। अगली संज्ञा की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई। अब उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा की बात हम लोग कर लेते हैं। द्रव्य तो आप लोग जानते हैं, जिसको माप तोल सकते हैं उनको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे दूध है, दही है, मट्ठा है ना, तेल है, घी है, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य हैं, इनको हम माप तोल सकते हैं। इसलिए इनसे संबंधित जब बात करेंगे, जैसे कोई कहे घी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तेल में कौन संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और उससे पहले हम लोगों ने व्यक्तिवाचक की बात की, फिर जातिवाचक की बात की, फिर समूहवाचक की बात की। अब हम द्रव्यवाचक की बात करते हैं, चौथी संख्या की। इसके बाद में 5वीं संज्ञा की बात आती है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। ये बहुत ज्यादा पेचीदा जो है आपके सामने यहाँ पर विकल्प है। जो भाववाचक संज्ञा 5वीं संज्ञा कहलाती है, यहाँ पर सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा फंसते हैं। और इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाववाचक संज्ञा कहाँ होती है। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है किसी भी भाव को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। किसी भी
भाव को व्यक्त करने वाला शब्द जो होता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद में बात आती है कि उदाहरण क्या होंगे इसके और कैसे पहचानेंगे इसको। तो ये बहुत बड़ी सी पहचान है, बहुत मोटी सी पहचान है, कैसे हम उसको ढूंढ लेंगे बिना कुछ याद किए, बिना कुछ रटे। तो उसके लिए एक तरीका है, वो तरीका यह है कि जो भाववाचक संज्ञा होगी उसको हम किसी भी कीमत पर पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी उसकी पहचान होती है। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होगा और वो ऐसे होंगे जिनको हम अपनी मुट्ठी से, अपने हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। जैसे मिठास है, बुढ़ापा है ना, सुंदरता है, ये सब शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने संक्षेप में अभी इस चीज को समझ लिया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और संज्ञा कौन कौन सी 5 होती हैं, तो हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। तो आइए इन विशेष चीजों पर विशेष वीडियो के साथ में हम देखते हैं कि हम कितना जानते हैं और कितना हमको और जानना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, कलम पकड़ के बैठिए और कॉपी निकाल के बैठिए। जो कुछ आपके लिए नया लगे तो उसको नोट करिएगा, उसको समझ के रखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर सभा, कक्षा, भीड़ और एक चौथा विकल्प आपके सामने यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प था दौड़, जो कि यहाँ पर विकल्प में छूट गया था। तो दौड़ जो है वो क्या है, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा में ढेर सारे लोग होते हैं, कक्षा में भी ढेर सारे बच्चे होते हैं, भीड़ जहाँ होती है वहाँ अनगिनत लोग होते हैं। इस प्रकार से दौड़ शब्द यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? फिर से पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर यही पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कहाँ होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे उत्तर को चुनना है। जी हाँ, तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ये जरूर पढ़िएगा, प्रश्न बहुत गौर से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही उत्तर को तलाशना है और उसको टिक करना है। तो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये खोजना है। खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, ये यहाँ पे हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही जवाब है। तो कौन सा सही जवाब है? आपके सामने है ठंड। जी हाँ। अगला प्रश्न है 3, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, गहरा, सभा। यहाँ पर जो आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से केवल एक बहुत सामान्य सी बात पूछी गई है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, हरा है कि पतला है कि गहरा है कि सभा है। यहाँ पर एक ही विकल्प सही है और शेष विकल्प गलत है। तो वहां पर वो सही विकल्प क्या है, आपने भी चुन लिया होगा। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है सभा। जी हाँ। अगला प्रश्न है 4, गाय कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, भाववाचक का, द्रव्यवाचक का। थोड़ा पहले जब हमने संज्ञा और उसके भेद की बात की तो मैंने बताया था कि गाय में कौन सी संज्ञा होती है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये 4 विकल्प दिया गया है। 4 में से एक विकल्प सही है। आइए देखते हैं आपने जो चुना है वो सही चुना है या गलत चुना है। यहाँ पर गाय में जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जी हाँ, जातिवाचक। पूरी गाय जो है ना, गायों का पूरा बोध कराने वाली है। गाय, सभी गायों का जो है बोध होता है इससे। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, कौन सी है? जातिवाचक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 5, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नए प्रकार का प्रश्न है, आपके सामने बहुत कम आया होगा, बहुत से बच्चे इससे परिचित नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? आप चुनिए फटाफट और देखते हैं आपने जो चुना है वो सही चुना है कि गलत चुना है। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है एकवचन पुल्लिंग। जी हाँ, क्रियार्थक संज्ञा सदा एकवचन पुल्लिंग में ही होती है। क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा, ध्यान रखिएगा, क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा जो होती है वो हमेशा एकवचन पुल्लिंग में ही होती है। अगला प्रश्न 6, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा होगा, बापती होगा, बपोता होगा, बपोती होगी। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे पेचीदा प्रश्न है, आप यहीं पर उलझ मत जाइएगा, इससे निकलना है, हमको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको अभ्यास करना है। जी हाँ, इसका सही जवाब आइए देखते हैं। सही जवाब है बपोती। जी हाँ, बपोती
बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। जी हाँ, आपको बताना है इसमें कौन संज्ञा है। इतनी देर में आपने चुन लिया होगा विकल्प सही, और आपके द्वारा चुना गया विकल्प सही है या नहीं है, आइए देखते हैं। और ये है जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगले प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बताना मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा में आप लोग फंसते हो, इसलिए आपको बार बार ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखने को मिलेंगे। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूछी गई है, भारत, मित्रता, लड़का, पेड़, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण है, कौन सा विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, वो आपको खोजना है। आपने खोज लिया होगा, ये देखते हैं आपका खोजा हुआ विकल्प सही है नहीं सही है। यहाँ पर सही जवाब है मित्रता। मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, बाकी सभी में भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्यारे बच्चों, पेड़ में जातिवाचक, लड़का जातिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक हो सकता है। या चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी? जी हाँ, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, यहाँ पर रेखांकित शब्द बुढ़ापा है, उसकी संज्ञा बतानी है, उसमें कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, देखिए सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है भाववाचक। बुढ़ापा आप देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, यहाँ पर बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? जी हाँ, आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जातिवाचक। लड़का दौड़ता है, कुछ भी कर रहा हो, लड़का हंसता हो, दौड़ता हो, खेलता हो, खाता हो, पीता हो, सोता हो, लेकिन लड़का शब्द में जब पूछी जाएगी संज्ञा तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा ही होगी। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रामचरितमानस, राम, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। और यहाँ पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, कोई ऐसा विकल्प है जिसमें तीनों शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? वही आपको खोजना है, वही आपका सही उत्तर है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है राम, रामचरितमानस और गंगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस एक हमारा ग्रंथ है, पुस्तक है, इसलिए उसका नाम रामचरितमानस है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को पुकारा जाता है, किसी पार्टिकुलर नाम को पुकारा जाता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर राम, रामचरितमानस, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण, कामायनी, मिठास में क्यों नहीं है? कृष्ण भी व्यक्तिवाचक है, कामायनी भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए विकल्प ठीक नहीं है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, यहाँ पर लखनऊ देखिए व्यक्तिवाचक है, आम जातिवाचक है, और बुढ़ापा यहाँ पर जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए विकल्प भी ठीक नहीं था। ममता, वकील, पुस्तक, यहाँ पर ममता व्यक्तिवाचक, वकील जातिवाचक, पुस्तक यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए ये कोई भी विकल्प 3 जो शेष बचे हैं नीचे के, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी जोड़े नहीं थे। यहाँ पर पहला विकल्प ठीक है, रामचरितमानस और गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक? जी हाँ, नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक में से कोई एक होगा, आपने चुन लिया होगा। ये देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जातिवाचक। नेपोलियन जातिवाचक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। बहुत बढ़िया प्रश्न, इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की थी। आप लोगों को इसका विकल्प ठीक से चुन लेना चाहिए, तभी हमारी और आपकी जो है खैरियत है। अन्यथा की स्थिति में हमारा 1 नंबर चला जाएगा और हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमको पीछे नहीं जाना है, हमको लगातार आगे बढ़ना है और अपने जो है मुकाम है उसको हासिल करना है। तो आइए इसका सही उत्तर क्या है देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहते हैं। तो एक ही प्रकार की वस्तु या एक ही प्रकार के व्यक्ति जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जी हाँ, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है,
में प्यारी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, गुणवाचक या कोई नहीं? कभी कभी कोई नहीं विकल्प भी ठीक होता है, चौथा भी सही हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी, पहला भी। आपको जो सही लगे उसको चुनिए और आइए देखते हैं आपने जो चुना है वो सही चुना है या गलत चुना है। जी हाँ, इसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। प्यारी शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक पर मैंने बार बार प्रश्न बनाए क्योंकि यहीं पर हम लोग फंसते हैं। आज हमको फंसना नहीं, उभरना है, निकलना है और निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त करनी है। हम इस लक्ष्य के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में आपके सामने आए हैं, आपके साथ आए हैं। प्यारे बच्चों, लगे रहिए लगातार, डटे रहिए लगातार, जब तक मैदान में आप फतह ना कर ले तब तक मुकाबला जारी रहना चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न है 15, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसमें आप लोगों को चूकना नहीं है। कई भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हमने देखे, कई विकल्प देखे, कई प्रश्न देखे और अब फिर से आ गया। तो यहाँ पर पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, इनमें से कौन सा सही है? अमीर गरीब, समूह मिठास या जवानी खटास, पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नति या धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। यहाँ पे 4 विकल्प है, 4 में से कोई एक सही है। आइए देखते हैं आपने सही जवाब क्या चुना है। आपका चुना गया जवाब आपके लिए सही है या गलत है, नंबर देने वाला है या नहीं देने वाला है, ये सब आप लोगों को लिख करके रखना चाहिए। जो चीज़ नहीं आती है उसको जरूर लिखिए, जो आती है उसको भी लिखिए, क्योंकि बार बार जो है आपको इसको समझना चाहिए, समझ के रखना चाहिए जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक। चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है तीसरा विकल्प, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नति। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होगा? प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक है। यहाँ पे शहर का नाम अगर है तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। अगला इसका जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और ये जरूर आपको ध्यान रखना है। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर आपको देगा और आपको नहीं भी देगा, इसलिए समझ के रखिएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आपने सही विकल्प जो चुना है वो सही आपका है या गलत है, आपको उसको सुधारना चाहिए। अगर गलत है तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी शहर का नाम होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, या आप किसी भी जानवर का नाम रख दें, किसी भी फूल का नाम रख दें, तो वहां पे हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। आप जैसे शहर का नाम रखें शाहजहांपुर, आप शहर का नाम रखें कानपुर, आप शहर का नाम रखें इलाहाबाद, प्रयाग, नैनीताल, गुड़गांव, दिल्ली, कुछ भी रखें, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। यहाँ पर बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इसमें बड़े शब्द के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको सही जवाब को चुनना है। इनमें 4 में से कोई एक जवाब सही है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है संज्ञा। बड़े शब्द यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये संज्ञा है, बाकी विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है। ये बात तो आप लोग जानते हो। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, सर्वनाम जो सबका नाम होता है, क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ये 4 विकल्प थे, 4 में से यहाँ पर संज्ञा शब्द है बड़े, वही आपका सही विकल्प है। आप लोगों ने क्या चुना था ये आप लोग जानिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, श्लिष्ट या विश्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके का नया प्रश्न आपके सामने आया है, बहुत कम आप लोगों ने इसको देखा होगा। जिन लोगों ने देखा होगा निश्चित रूप से उन लोगों का अध्ययन बहुत अच्छा है, बहुत गहन अध्ययन होगा, और जो सरसरी सामान्य दृष्टि से अध्ययन करते हैं उन्होंने इस प्रश्न को देखा ही नहीं होगा। जी हाँ, तो इसके उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पे अधिकतर लोग, 100% तो नहीं, 50% लोग इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंसेंगे, और आप फंसेंगे तो मुझे बड़ी परेशानी होगी, मुझे बड़ा कष्ट होगा। आपको निश्चित रूप से कहीं पर भी फंसना नहीं है, ऐसा प्रयास करते रहेंगे। हम लोग लगातार आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जानने से पहले एक बार पुनः देख लीजिए। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बस इतनी सी बात है। संज्ञा के साथ जो विभक्ति आती है उसको क्या कहा जाता है, यही आपका उत्तर है। और वह सही उत्तर क्या है? वो सही उत्तर है विश्लिष्ट। जी हाँ, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, कामायनी, आम, रसीला, वकील। यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण? प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है वकील।
वकील जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बाकी सभी अलग अलग उदाहरण हैं अलग अलग संज्ञाओं के। जी हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर। बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में फिर से पूछ लिया गया। मीठा है और उसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है। मिठाई, मिठास, मीठी, मधुर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मिठास। मिठास जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। शेष सभी शब्द जो है वो अलग अलग संज्ञाओं के उदाहरण हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस निम्न में संज्ञा शब्द है? कितनी बढ़िया प्रश्नोत्तरी देखिए। यहाँ पे केवल संज्ञा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन निश्चित मानिए 80% बच्चे इस प्रश्न के जवाब में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असफल सिद्ध होंगे। आप लोग खुद अपना मापन कीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। कौन से शब्द में संज्ञा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। यहाँ पे ये 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। सही वही तो चुनना है आपको, और आपने जो चुन लिया होगा देखते हैं वो सही चुना है गलत चुना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है गंगा। यहाँ पे संज्ञा शब्द पूछा गया। संज्ञा तो केवल गंगा में है। पुराना, नीला, मोटा ये सब विशेषण के उदाहरण हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न 22वीं की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? सुंदरता। सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से कोई एक सही होगा जवाब आपका। आइए देखते हैं आप लोगों ने जो चुना है वो क्या चुना है, सही जवाब है गलत है। अगर गलत होता है तो उसको निश्चित रूप से लिखते जाइए, आपके बड़े काम का है ये सभी वो प्रश्न पूछे गए हैं जो लगातार एक एक नहीं 20-20 बार पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। हाई लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक की परीक्षाओं में, ऊपर से नीचे तक लगातार जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते रहे हैं। वही प्रश्न आपके लिए यहाँ पर संकलित किए गए हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा निश्चित रूप से। इसलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, इतना हमको देखना है। यहाँ पर सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता को क्या आप छू सकते हो? सुंदरता को आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो, नहीं छू सकते हो। क्या सुंदरता का फोटो ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। मैंने पहले ही बोला था क्या होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को न तो हम पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं, समझ रहे हो ना। बस इतनी सी बात को हम लोग इतने से जो है अपने तरीके को ध्यान में रखेंगे, बस आप भाववाचक संज्ञा को ढूंढ लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक और बंगाल, बंगाली। यहाँ पे एक विकल्प है जो संज्ञा से बने विशेषण में अशुद्ध बना है, उसको हमको खोजना है। यहाँ पर कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग की जो है समझ बूझ को हमको देखना ही देखना है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है धन और धनिक। धन और धनिक जो है वह संज्ञा से बने विशेषण के रूप में जो बना है वह अशुद्ध विकल्प है, ये शुद्ध विकल्प नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा, राष्ट्रीयता होगी। भाववाचक की मैंने पुनः बात की, जो कुछ भी होगा उसको हम छू नहीं सकेंगे, पकड़ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कि उसका फोटो तक नहीं खींच सकते हैं, वही तो भाववाचक संज्ञा होगा। तो क्या है इसमें से ऐसा जिसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते और कुछ होता ही नहीं है? तो एक भाव होता है। 4 विकल्प में से एक सही है, वही भाववाचक संज्ञा का जवाब सही होगा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का आप फोटो नहीं खींच सकते, राष्ट्रीयता को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल एक भाव है उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है संज्ञा का प्रकार नहीं है। अब यहाँ देखिए बहुत गौर से इस विकल्प में से चुनाव करिएगा। यहाँ पर 4 संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से एक संज्ञा का प्रकार नहीं है, वो आपको खोजना है, वही आपका सही उत्तर है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो संज्ञा का उदाहरण ही नहीं है, संज्ञा का भेद ही नहीं है, संज्ञा का प्रकार ही नहीं है। यही तो प्रश्न होता है। यहाँ पे संज्ञा ढूंढोगे तो खटाखट ढूंढ लोगे। अब संज्ञा नहीं है, ढूंढना है, आपको फंसाएगा प्रश्न, और उसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, आपको निकलना है, पार जाना है। एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते, एक अच्छे प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नकारात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें पूछता है संज्ञा का प्रकार, आप सोचोगे है, वहां लिखा होता है नहीं है। यहीं पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो मैंने देखा नहीं। तो भैया इससे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत गौर से प्रश्न जरूर पढ़ना है, समझ लेना, उसके बाद विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है देशवाचक। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है इस तरीके से, बिल्कुल मिला जुला सा शब्द है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं देशवाचक संज्ञा होती है और आप फंस जाएंगे, आपका नंबर चला जाएगा, कट जाएगा। बड़े कष्ट की बात होगी आपके लिए। जी हाँ, इसलिए आपको कष्ट में नहीं पड़ना है, आपको निश्चित रूप से इस बात को समझ लेना है कि हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है?
मैंने पहले भी बताया, पुनः बताता हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 संज्ञाएं होती हैं। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर देशवाचक संज्ञा का विकल्प दिया गया जो कि गलत है, वही नहीं होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? पशु पक्षी आदि आते हैं, गुणदोष आदि आते हैं, दिशाएं आदि आती हैं, आभूषण आदि आते हैं। मैंने भाववाचक के बारे में आपको पुनः पुनः बताया, इसलिए आज यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सीधे जवाब चुनना है। देखते हैं आपने जो जवाब चुना है वो गलत चुना है या सही चुना है, ये सब आप ही खुद निर्णय करिएगा, क्योंकि हम अभी आप लोगों से पूछ नहीं रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कराएंगे। आगे हम एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा, उसको आप हल करेंगे और निश्चित रूप से उसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। ऑटोमेटिक आपके पास प्रमाण पत्र जाएगा, उसमें लिख करके आएगा कि भैया आपने ये प्रतियोगी परीक्षा जीत ली है और आपने इतने अंक इसमें प्राप्त किए हैं। समय समय पर हम इस तरीके की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कराते रहते हैं। पहले कुछ वीडियो बनेंगे जिनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में फिर उसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा, जिससे हम घर बैठकर ये जान सकेंगे इस लॉकडाउन के समय में, इस आफत के समय में, कि आपने कितना सीखा और कितना और सीखने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जब समय आएगा तो ये कार्यक्रम भी होगा। तो आइए अभी इसका उत्तर देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे विकल्प जो 4 है इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है गुण दोष। भैया किसी के गुण को आप फोटो खींच सकते हो ना, किसी के दोषों का आप फोटो खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हो ना। बस सीधी सी बात, केवल फोटो खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, बस बात खत्म हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। जी हाँ, अगला प्रश्न है 27। क्या है 27? 27 है हरियाली है। क्या है हरियाली? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषण। यहाँ हरियाली के बारे में पूछा गया है। तो हरियाली क्या है? 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक तो है ही है। तो क्या है ये आपको चुनना है, आपने चुन लिया होगा। ये देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत है। इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। हरियाली में भाववाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, हरियाली कोई समूह नहीं होता है, हरियाली कोई जाति नहीं होती, हरियाली विशेषण नहीं होता है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? जी हाँ, ये तो आपको ढूंढना है। यहाँ पे ये बार बार इस तरीके के उदाहरण आपने इससे पहले के प्रश्नों में देखे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है। इसका सही जवाब आप लोग चुन लीजिए। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भाववाचक। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसका फोटो नहीं खींच सकते। बूढ़े का फोटो खींच सकते हैं लेकिन बुढ़ापे का फोटो नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पे बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 29। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा। जयचंदों शब्द में कौन सी संज्ञा, बस इतना सा खोजना है। जयचंदों के बारे में आप लोग जानते हैं, जयचंद के बारे में जानते हैं आप। जी हाँ, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है व्यक्तिवाचक की अपेक्षा जातिवाचक। वैसे जयचंद नाम है, आप सोचोगे कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाचक संज्ञा इसमें है। जयचंदों की कमी नहीं है हमारे देश में। माने जयचंदों का मतलब है गद्दारों की। गद्दार हैं, भेदिया हैं, ये भेद बताने वाले लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान का भेद बता दिया, उनके साथ गद्दारी कर दी, इसलिए जयचंदों, ऐसे गद्दार लोगों को जयचंदों कहा जाता है। जयचंदों की एक जाति है, गद्दारों की एक जाति है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आज का इस प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का 30। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। पुनः पुनः भाववाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए हमने इसको सम्मिलित किया है, संकलित किया है, केवल इस उद्देश्य के साथ कि आपको भाववाचक संज्ञा में कभी भी दिक्कत न आए। यही हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। जी हाँ, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तप, तीर, भरत और चिंता। यहाँ एक विकल्प ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का है, बाकी शेष सभी किसी दूसरी संज्ञा के उदाहरण हैं। आप लोगों को खोजना है, आप लोगों को टिक करना है, आप लोगों को लिख लेना है, आपका जवाब क्या ठीक है ये देखना है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है चिंता। चिंता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, तप, तीर, भरत ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना, देखा, समझा और निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लाभ जरूर हुआ होगा। अगर जरा सा भी आपको कहीं फायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो और आपको लगता हो कि ये वीडियो हमारे लिए बड़े काम का है, तो भैया एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए और उसके साथ साथ इसको लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बस आप लोग लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।